Salient feature of Constitution. Hey guys, welcome to the Study Easy Code. आई एम लक्ष्मीकांत सीरीज का यह तीसरा वीडियो है जो कि सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अभी तक हमने इंट्रो के दो वीडियोस जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एम लक्ष्मीकांत का डिस्कस कर रखा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को ज़रूर देखें। ठीक, विश्व की लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ प्रोविजंस को बोरोड की हुई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं फीचर्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, पहले ये फीचर्स का ग्राफ है, ग्राफ टाइप का है, इसको याद करना आसान होगा। 2 पेज में देखिए क्या क्या है। Lengthiest written constitution drawn from various sources, a blend of rigidity and flexibility, federal with unitary bias, parliamentary form of government, parliamentary sovereignty, judicial supremacy, integrated and independent judiciary। और देखते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 tier गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कि ओवरऑल 17, कम से कम 17 फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मतलब अगर हम फीचर्स देखेंगे तो और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते जाएंगे, बट मेजरली जो है 17 फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। ठीक है, देखो पहला क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन एग्जाम्पल क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ की है, इंडिया की। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव, एलेबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। याद रखिएगा, कॉम्प्रहेंसिव, एलेबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1949 में, तो उस टाइम संविधान में क्या क्या था, प्रियम्बल था। ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त क्या क्या था, प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स था जो कि 22 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, और 8 शेड्यूल था, 8 शेड्यूल था। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट में इसका नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। प्रियम्बल है लगभग 395 पहले था, इस समय 470 आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल 12 है और पार्ट्स 25 हैं। सब कुछ इंक्रीज हो गया। ये सब कैसे इंक्रीज हुआ है, कैसे ऐड ऑन हुआ है, ये सब कैसे ऐड ऑन हुआ है, अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब कि अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया, तो वहीं पे बहुत सारे आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा भी गया है। ठीक, दुनिया के कोई और कॉन्स्टिट्यूशन में इतना आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल है ही नहीं। अब देखो, इसके बाद आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये इतना लंबा है क्यों, क्यों लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी वर्ल्ड का। देखो, इसके पीछे कुछ रीज़न है। जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर कैसा है, इंडिया कंट्री इतनी बड़ी और डाइवर्स है, कंट्री के हर पार्ट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस चाहिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, तो इसीलिए जोग्राफिकल फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर। हमने पहले वीडियो में समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजंस ब्रिटेन गवर्नमेंट से लिए गए हैं। जो एक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडिया में लाती थी रेगुलेशन के लिए, उनको ऐड ऑन किया गया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गए, मतलब कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए। और तीसरा मेन रीज़न क्या है लेंथीएस्ट होने का, सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों का अलग अलग नहीं है। जैसे हमें पता है अमेरिका में क्या है, सेंटर का अलग और स्टेट का अलग है, बट इंडिया में सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन सारे कारणों की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। देखो, हमें पता है भारत का संविधान बहुत सारे प्रोविजंस वर्ल्ड के लगभग हर संविधान से लेकर के बनाए गए हैं। इसमें ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए एक्ट्स के भी प्रोविजंस को ऐड किया गया है। सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से बना है। वेरियस सोर्सेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कहीं से कुछ प्रोविजंस लेकर के इसमें ऐड ऑन किया गया है। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, बहुत प्राउडली उन्होंने ये कहा था कि विश्व के हर संविधान को अच्छे से छानबीन करके, अच्छे से उन्हें समझ के हमने प्रोविजंस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड आफ्टर, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ, आफ्टर रैंसिकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
विश्व के नॉन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से छानबीन करके समझ के पढ़ करके, ठीक। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। फिलोसफिकल पार्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल पार्ट जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट वगैरह, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और बाकी कुछ पार्ट्स, कुछ प्रोविजंस कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान वगैरह से लिए गए हैं, ठीक। इसलिए इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन रिजिड और फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? वह कॉन्स्टिट्यूशन जिसके प्रोविज़न में ईजिली अमेंडमेंट नहीं किया जा सके, मतलब कि जो दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो ईजिली अमेंड ना हो सके, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और फ्लेक्सिबल का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिया हुआ है उसको आसानी से अमेंड किया जा सके, जैसे कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों का एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, ठीक है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है ना, रिजिड का मतलब कठोर होता है, कठोर मतलब कि इजीली चेंज ना हो। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, जो कि इजीली चेंज हो जाए, ठीक। भारत का संविधान ना ही पूरे तरीके से रिजिड है, ना ही पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल है, इसीलिए रिजिड और फ्लेक्सिबल का ब्लेंडेड मतलब कि दोनों का मिक्सचर कहा जाता है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि भारत का संविधान ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है? अमेंडमेंट प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कहाँ पे? आर्टिकल 368 में। देखो पहले ये पॉइंट आप देख लीजिए, तब इस पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बात किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? अमेंडमेंट की, जिसमें दो तरह का अमेंडमेंट बताया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। कुछ प्रोविजन पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है? ये देखो यहाँ पे मेंशन किया है। पार्लियामेंट में कुछ तो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से हो जाएंगे, और कुछ क्या है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, प्लस उसके साथ साथ हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी आखिर होती क्या है? तो आइए देखते हैं। हर हाउस के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हों और वोटिंग करें, और हर हाउस के टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, एक तो ये है और दूसरा ये, 2/3 मेंबर दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के, प्रेजेंट हो और वोट भी दें, और साथ ही साथ हर हाउस के टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक। ठीक है, तो ये दोनों जो दिया हुआ है कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से और पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन, ये दोनों कहाँ पे दिया हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368। इन दोनों को देखने से तो ये लग रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, लग रहा है ना, क्योंकि इन दोनों के थ्रू अमेंडमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट एक चीज़ और है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन सिंपली अमेंड किए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 368 में नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 में नहीं दिया गया है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नहीं, बहुत सारे प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, न ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर फॉर्म है या ब्लेंडेड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक। आई होप अब आप लोग को क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है ना। अब फेडरल फीचर क्या क्या है? कुछ फीचर्स होंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ ठीक है, ये सारी फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। आइए देखिए फेडरल फीचर क्या क्या है? दो गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाईकैमरलिज्म, ठीक है। ये सब तो फेडरल फीचर हो गए। इसे देख करके हमें लगता है कि इंडिया में क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बट साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी दिए हुए हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन फेडरल फीचर्स भी कह सकते हैं, मतलब कि जो फेडरल नहीं है। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब क्या है? यूनिटरी फीचर्स है ना। और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस और भी मेंशन किए गए हैं। देखो लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वर्ड फेडरेशन का यूज़ नहीं है।
हमने ये देख लिया कि कुछ फेडरल फीचर भी है और कुछ यूनिटरी फीचर भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो वर्ड फेडरेशन है वो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है? एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मतलब दो चीज़ हो सकता है। अब देखो, दो मीनिंग इसका हो सकता है शब्द का। किस शब्द का? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। पहला, इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन स्टेट के अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका स्टेट के अग्रीमेंट्स का रिजल्ट है। मतलब समझे? मतलब कि इंडिया में सारे स्टेट अग्रीमेंट करके एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि इंडिया एक है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स दिए हुए हैं। ये हो गया हमारा इंडिया, ऐसे करके। इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ना कि छोटे छोटे स्टेट्स मिल करके इंडिया का फॉर्मेशन किए हैं, ठीक। इन दोनों में डिफरेंस समझ गया? चलिए, और दूसरा क्या मीनिंग इस शब्द का हो सकता है? कोई भी स्टेट इंडियन फेडरेशन को छोड़ेगा नहीं, सिसीड नहीं करेगा। मतलब कि निकलने का अधिकार नहीं है किसी भी स्टेट को, यहाँ से निकल नहीं सकता। हाँ, स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं स्टेट ये इंडिया के अंदर ही, बट किसी भी स्टेट को सिसीड मतलब कि निकलने का अधिकार नहीं है, ठीक। तो ये जो वर्ड था इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, इसका दो मीनिंग हो सकता है। दोनों मीनिंग आप लोग को समझा दिया। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। आप देखो, बहुत सारे ज्यूरिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस टॉपिक पे बहुत कुछ इंडिकेट किए। जैसे केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल कहा, ठीक है। मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहे, ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहे, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें कह करके इंडिकेट की। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इंडिया में यूनिटरी और फेडरल फीचर दोनों मेंशन्ड है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्ट की थी। ये देखिएगा, जो अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था इंडिया। इंडिया क्या ऑप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहाँ से थी? ब्रिटेन, ठीक। सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दिया हुआ ना। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का क्या है? आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रॉपर सेपरेशन है दोनों ऑर्गन्स में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में प्रॉपर सेपरेशन है। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, जहाँ की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरी तरीके से सेपरेशन है, ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम को और भी नाम से जाना जा सकता है, जैसे कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक। देखो, इंडियन गवर्नमेंट न कि सिर्फ सेंटर में ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश की है, बल्कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। आइए पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को पहले देख लेते हैं। क्या फीचर्स है? रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। ये सेंटर की बात है। और ऐसे ही स्टेट में भी है। अभी हमने ऊपर देखा ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट में भी है। तो स्टेट में क्या सीन है? एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर। और रियल एग्जीक्यूटिव सीएम, ठीक। और फीचर क्या है? मेजॉरिटी पार्टी रूल है। एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को लेकर के। पीएम सीएम की लीडरशिप चलती है। पीएम का मतलब सेंटर पे और सीएम स्टेट। ये सारे फीचर्स किसके हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जिसको हमें इंडिया में देखने को मिलता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, हमें पता है लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होता है, वो सेंटर में हो या फिर स्टेट में हो, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम लार्जली ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आइए उन डिफरेंसेस को देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह सॉवरन बॉडी नहीं है। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो क्या है? सॉवरन बॉडी है। बट इंडिया की पार्लियामेंट सॉवरन बॉडी नहीं है। तो पहला डिफरेंस यही हो गया इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। समझ में आया? दूसरा देखो, इंडिया में इलेक्टेड हेड होते हैं, जहाँ पे ब्रिटेन में हेरिडेटरी। इंडिया में तो ऐसा हेरिडेटरी वगैरह का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक। तो आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेलियन फीचर देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। देखो, इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी के साथ साथ
पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी तो है ही, साथ साथ जुडिशियल सुपरमेसी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का डॉक्ट्रिन कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जहाँ पे जुडिशियल की सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। हम कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी दोनों के सिंथेसिस इंडिया में प्रेजेंट है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट ना करे, डिक्लेयर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर को यूज करके क्या कर सकती है? जो भी पार्लियामेंट्री लॉज हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और वहीं पे पार्लियामेंट के पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती है। अब देखो, दोनों के पास हो गया ना, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के भी पास पावर है, मतलब कि जुडिशियल सुपरमेसी हो गया, पार्लियामेंट के भी पास पावर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी दोनों साथ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे तरीके का जुडिशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है जो कि इंटीग्रेटेड और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट दोनों है। कंट्री के इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद स्टेट लेवल्स पे, ये याद रखिएगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर स्टेट लेवल्स पे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हायरार्की है, ठीक है। ये कोर्ट का सिंगल सिस्टम सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉज को इन्फोर्स करता है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर के लिए या फिर सिर्फ स्टेट के लिए, ये सेंटर स्टेट दोनों के लॉज को इन्फोर्स कराता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए उन्हें बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे नामों से सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है, ठीक है। इसके इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, यहाँ से तो इंटीग्रेटेड है, ये हमें समझ में आया। ऐसा नहीं है कि अलग अलग किया जा सकता है, सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है, इंटीग्रेटेड है, मतलब कि ज्वाइंट है, सब कुछ अलग नहीं किया जा सकता, इंटीग्रेटेड हो गया। अब देखो, इस जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो आइए उन प्रोविजंस को देखते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जज, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर जजेस, एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से चार्ज होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस और भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इन सारे प्रोविजन से क्या है? जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी बनी रहेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। नाम देख लीजिए। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। देखो, संविधान में फंडामेंटल राइट को रखने का रीज़न क्या था? आखिर क्यों इसे रखा गया? फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा? जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिया में प्रमोट किया जा सके, भारत में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया है उसे प्रमोट किया जा सके, ठीक। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल भी है, ये सारा पॉइंट फैक्ट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में काम आ सकता है, ठीक। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, इसका मतलब क्या है? अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि उसका उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्स कराया जा सकता है, मतलब कोर्ट इस वॉल्यूशन को रोक सकती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक। मतलब कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दिया जाता है। हर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को क्या बोला था? डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? नॉवेल फीचर है, ठीक। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दे रखा है। मेनली 3 कैटेगरीज में डीपीएसपी डिवाइड है। कौन कौन सा? गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखो, जैसे फंडामेंटल राइट का एम क्या था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करना, ठीक है। उसी तरीके से डीपीएसपी का भी कुछ एम होगा। क्या एम होगा? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट किस लिए था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
देखो, फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल भी था, मतलब कि उसके वॉयलेशन होने पे कोर्ट उसको इन्फोर्स करवा सकती है, परंतु जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल है, इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, इनके वॉयलेशन पे कोर्ट इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इसे मतलब किसको, डीपीएसपी को कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि स्टेट जो भी लॉज वगैरह बनाएगी उसमें इस डीपीएसपी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक, अब देखो, मिनर्वा मिल्स केस में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ कहा गया था, तो आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट है, डायरेक्टली इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या कहा गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, मतलब कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बैलेंस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिया हुआ था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। तो ये जानते हैं किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे संविधान में लाया गया, और इससे जुड़ी हर पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, स्वरण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये आया था, स्वरण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे इनको इंक्लूड किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, तो ये नाम, ये कमेटी याद रखिएगा, इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है, भूल गया। स्वरण सिंह कमेटी के थ्रू कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, जब इसको जोड़ा गया था उस वक्त सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए थे, बाद में चल करके एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और इसमें इंक्लूड किया गया। कब, कैसे, मतलब किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा ना, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ी गई। ये कहाँ पे दिया हुआ है? संविधान के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, देखो, इसको डिटेल में तो हम आगे डिस्कस ही करेंगे, मतलब ये जो एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चली है उसमें तो डिस्कस ही करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को रिमाइंड करवा दी क्या, कि वो राइट का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसके साथ साथ उनका कुछ कर्तव्य भी है कंट्री के प्रति, उनके सोसाइटी के प्रति, सिटीजन्स के प्रति। ठीक, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिमाइंड करती है आपके पास सिर्फ राइट नहीं, ड्यूटीज़ भी हैं जिनको आप फुलफिल करिए। देखो, जैसे डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे तो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज अ सेलिएंट फीचर हम देख रहे हैं, बट आगे के वीडियोस में इसको हम एक चैप्टर की तरह डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है सेलिएंट फीचर? सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर स्टेट की बात करता है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई पर्टिकुलर रिलीजियस स्टेट नहीं है, वो सेक्युलर स्टेट की बात करता है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस इंडियन स्टेट को एज अ सेक्युलर सपोर्ट करते हैं। कुछ दिया होगा ना, तब तो होगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, जिसमें से एक शब्द सेक्युलर भी था। ठीक, दूसरा, प्रियम्बल इंडिया के हर सिटीजन्स का बिलीव, फेथ, वर्शिप की लिबर्टी को सिक्योर करता है। ठीक है, तो ये हुआ ना, एक सेक्युलर स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, ये भी सेक्युलर स्टेट को ही सपोर्ट कर रहा है। और कुछ आर्टिकल्स और हैं, जैसे कि 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, ये सारे आर्टिकल्स क्या है? सेक्युलर स्टेट, इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखो, सेकुलरिज्म का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो रिलीजियस और स्टेट के बीच में कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन और स्टेट। यह सेकुलरिज्म का क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव सेकुलरिज्म। इसीलिए कहते हैं ना कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है सेकुलरिज्म का, वो क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इंडिया के सिचुएशन में सेकुलरिज्म का नेगेटिव कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना या हर रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करना। ठीक, देखो, पहले ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था रिलीजियस के बेसिस पे लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ख़त्म कर दिया गया, बल्कि संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सीट का टेम्परेरी रिजर्वेशन भी मिल गया, जिससे उनका प्रॉपर और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इंडिया में कौन सा सेकुलरिज्म है, पॉजिटिव या नेगेटिव? समझ में आया ना? तो इंडिया में क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक,
चलिए हम नेक्स्ट सेलियन फीचर को देखते हैं। हम नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ। देखो, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन के लिए भारतीय संविधान में क्या अडॉप्ट किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको यूएएफ भी कहते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है। वो पर्सन जो 18 प्लस ईयर है, मतलब कि 18 साल से अधिक जिसकी उम्र है, उसके पास वोटिंग का राइट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। किसके बेसिस पे, कास्ट, रेस, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ के बिना डिस्क्रिमिनेशन पे उनके पास राइट टू वोट है। ठीक है, देखो पहले ये जो वोटिंग का राइट था वो 21 साल पे दिया गया था, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो अब आप लोग को यूएएफ मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सिंगल सिटीजनशिप क्या है, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, यूएसए जैसे देश में हर पर्सन सिर्फ यूएसए का ही सिटीजन नहीं होता है, बल्कि पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में बिलोंग करता है, जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिस स्टेट में रहता है, उस स्टेट का भी सिटीजन माना जाता है। मतलब कि यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, बट भारत में भारतीय ही होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप की ही बात की गई है। ठीक है, तो ये छोटा सा था, समझ में आई गया होगा। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ही बस नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का भी एस्टेब्लिशमेंट करवाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सबसे पहला बॉडी क्या है, इलेक्शन कमीशन। इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए इस बॉडी का गठन किया गया, इलेक्शन कमीशन का। मतलब कि इन लोगों को इलेक्शन वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन बॉडी का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट्स है उसको हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यह बॉडी पब्लिक पर्स का एज अ गार्जियन वर्क करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ऐसे पूछ सकता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन होगा, कैग। ठीक, नेक्स्ट है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑल इंडिया सर्विसेज और हायर सेंट्रल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब कि भरने के लिए, ये बॉडी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्या हमारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको एसपीएससी भी कहते हैं। जैसे यूपीएससी सेंटर में वर्क करती है, वैसे सेम एसपीएससी स्टेट में वर्क करती है। मतलब कि स्टेट सर्विसेज के रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए एसपीएससी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है। ठीक, नेक्स्ट सेलियन फीचर क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एलेबोरेट वे में इमरजेंसी प्रोविजन दिया हुआ है। 3 तरीके का इमरजेंसी प्रोविजन है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। इसको लगाने के लिए ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, वॉर्स, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक, अब दूसरा क्या है, स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इसमें ये 2 आर्टिकल्स में दिया हुआ है, दोनों आर्टिकल्स में ग्राउंड दिया हुआ है, किन किन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 यह कहता है कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज का उल्लंघन होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 365 क्या कहता है, स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस वगैरह को फॉलो नहीं करती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। ठीक, और अब थर्ड और लास्ट इमरजेंसी कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि किस में दिया हुआ, आर्टिकल 360 में। इसके लिए क्या ग्राउंड दिया हुआ है, इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट अगर थ्रेट में है, मतलब खतरे में है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल ये दोनों इंडिया में लगा हुआ है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है। ठीक, अब नेक्स्ट फीचर हमारा है 3 टियर गवर्नमेंट। तो आइए इसको देखते हैं। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट से रिलेटेड पावर, पॉलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह दिया गया था, बट ये जो 3rd टियर गवर्नमेंट है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था। इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। कौन से अमेंडमेंट, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए करके देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया।
यहाँ भूल गई होगा, इस ध्यान दीजिएगा। पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, इसके लिए पार्ट 9 और शेड्यूल 11 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक। 74 से क्या हुआ, म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड किया गया, म्यूनसिपैलिटीज़ लाया गया। म्यूनसिपैलिटीज़ क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A और शेड्यूल 12 को ऐड ऑन किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट सेलिएंट फीचर हमारा क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 3 चेंजेस किए गए। तीनों क्या क्या चेंजेस है देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने का जो राइट था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 19 के अंडर में, ठीक है। एक नया DPSP ऐड किया गया, आर्टिकल 43A क्या था, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और तीसरा बदलाव क्या था, एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक नया पार्ट ऐड ऑन किया गया, पार्ट 9B, जिसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गाइज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 17 सेलिएंट फीचर्स को अच्छे से डिटेल वे में देखा, एक एक पॉइंट करके पढ़ा और समझा भी। आई होप अब अगर कोई क्वेश्चन सेलिएंट फीचर से पूछ लेता है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कोई भी चीज़ हो, क्रिटिसाइज तो लोग करते ही करते हैं, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। क्या क्या कहा गया आइए देखते हैं क्रिटिसिज्म में। ये एलिफेंटाइन साइज है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी प्रेजेंट नहीं थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म की थी, ठीक। इसको अन इंडियन और एंटी इंडियन भी कहा जाता है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, पैराडाइज ऑफ लायर, ये सब क्रिटिसिज्म है, इसका सिर्फ पॉइंट्स ही याद करना है, ठीक है। तो बस हमारा ये 3rd चैप्टर सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रियम्बल को कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।